नेपाल में जिस तरीके से तबाही मची, नेपाल में जिस तरीके से प्रलय आई, उसके बाद में पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त में नेपाल पर टिकी हुई। पूरी दुनिया नेपाल में क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसी पर इस वक्त में पूरी दुनिया का ध्यान लगा हुआ है। और नेपाल में जो कुछ हुआ है उसको देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं नेपाल पहुंच चुका। और इस वक्त नेपाल काठमांडू से हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और जहां पर वो तबाही आई है, जहां पर वो प्रलय आई है, वो जो इलाका है वो इससे ऊपर है। ये लगातार आप पीछे दिखाइए, ये आर्मी की गाड़ियां वो लगातार यहां पर पहुंच रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तबाही मची है, उसके बाद में सेना के जवान वो लगातार पहुंच रहे हैं और किसी तरीके से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है। ये आप देखिए, नेपाल में ये काठमांडू है और काठमांडू फिर भी ये कहा जाता है कि पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है, तो समतल जगह पर है। लेकिन यहां इस तरफ आप दिखाएंगे तो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ ऐसे है कि इनमें बहुत पत्थर रही है, रेतले जैसे पहाड़ है और इसी पहाड़ वो दरक जाते हैं। और जब ये पहाड़ जब दरकते हैं तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर आगे वो और जो है वो फिर मिट्टी निकलती चली जाती है। तो हम लोग नेपाल में हैं और यहां पर किस तरीके की स्थिति फिलहाल है वो देखने की, दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल काम है यहां पर, क्योंकि इंटरनेट नहीं है बहुत सारी जगह पर, और जो इंडियन सिम है वो काम करना, उसका नेटवर्क जो वो आता है फिर चला जाता है। हमारे पास में पोस्टपोर्ट जो वैसे कनेक्शन है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। पैसे को लेकर के किल्लत है, क्योंकि करेंसी दूसरी हो जाती है, दूसरी कंट्री हो गई, तो बहुत सारी दिक्कत यहां पर है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना हम कवर कर पाएंगे वो तो अब कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो है मैं आपको बता दूं, नेपाल में इस वक्त में जो खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि तिब्बत के अंदर एक झील फट गई है। एक झील फट गई है और नेपाल के बहुत सारे गांवों को कहा गया है कि आप खाली करके निकल जाइए। यह जो है वो कहा गया है, तिब्बत में फिर से झील फटी है और नेपाल के बहुत सारे गांव वो खाली कराए गए हैं। सेना ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का जो है वो कहा है कि आप सुरक्षित जगह पर निकलिए। और अभी तक करीब करीब जो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा वो 500 के करीब लोगों की मौत का है। 478 लोगों की मौत हो गई है, 1500 के करीब लोग लापता हैं अभी भी। और उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो लापता हैं। और भारत के बहुत सारे लोग वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और मानसरोवर यात्रा के लिए। तो तीर्थ यात्री थे, पर्यटक थे और वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वापसी घर नहीं पहुंच पाए। और बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं कि जिंदा है या फिर नहीं रहे, इस बात का भी पता नहीं है। और जो रिपोर्ट्स में देख रहा था, कल शाम तक जो खबर थी, कल शाम तक जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए थे, उसमें महज कुछ सैकड़ों लोगों की जो है मौत के आंकड़े थे। लेकिन देर रात होते होते नेपाल पुलिस की तरफ से जो है वो करीब 450 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 1500 के करीब जो है लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। और यही जो है जानकारी अभी तक सामने आ रही है। दुनिया भर की एजेंसी वो इस वक्त में लगी हुई है, दुनिया भर से जितने भी इंटेलिजेंस के या फिर जो एक तरीके से आप यूं कहिए कि, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है सामने, कि चाइना ने जो है अगर बताया होता तो शायद नेपाल की इतनी तबाही नहीं होती। ये एक एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है। दूसरा ये भी एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि क्या वाकई जिस तरीके से ये तबाही कल हुई है, इसके पीछे भूकंप था, भूकंप की वजह से जो है तबाही हुई है, या फिर दूसरे कारण रहे, ग्लेशियर जो है वो टूटा है, ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा है। क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है और कुछ में ग्लेशियर की बात कही जा रही है कि ग्लेशियर टूटा है, उसकी वजह से झील थी, नदी थी और वो झील के रूप में तब्दील हो गई, उसका पानी रुक गया और उसके बाद में एक साथ फिर पानी टूट करके आगे गया है और सब कुछ बहाते हुए ले गया। जैसे अभी अगर ऊपर जो है वो ऊपर से पहाड़ से कोई अगर नदी जो है वो आ रही है और मान लीजिए कि अगर वहां पर कुछ पहाड़ ही टूट करके नदी को जो है रोक दे और उसके बाद में नदी के अंदर जो है वो पानी बेहताशा इकट्ठा होता रहे और उसके बाद में फिर नदी का जो पानी है वो एक समय के बाद में टूटेगा, वो जो एक तरीके से तो उसके आगे जो
दीवार बन गई थी, उस दीवार को तोड़ेगा और उसके बाद में आगे की तरफ वो पानी बढ़ेगा। तो वैसा ही कुछ हुआ है। और उसके बाद में जब पानी फिर मान लीजिए कि यहां से एक तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था और फिर वो फुल स्पीड से अगर वो यहां से जाएगा और बहुत ज्यादा पानी यहां से निकलेगा तो फिर वो सब कुछ बहा करके ले जाएगा। तो वैसा सा कुछ मंजर जो है वो यहां पर हुआ है। और फिलहाल जो नई खबर है या नई जो चेतावनी है वो यही है कि चोचन नदी की और एक दूसरी और नदी है पुरेपू, ये दो नदी है, चोचन और पुरेपू, और ये संगम के पास में बनी थी और चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जताई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल तिब्बत के पास में, नेपाल तिब्बत की जो बॉर्डर है उसके पास में एक झील फट गई है, ये और कहा जा रहा है। और इसके बाद में जो पानी का स्तर है झील फटने के बाद में बढ़ने लगा और खतरे की वजह से रसुआ जिला, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए जो है रोक दिया गया। ये एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर कई जिले ऐसे हैं, जैसे काठमांडू उतना प्रभावित नहीं है, यहां पर जनजीवन तकरीबन सामान्य है, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी भयंकर तबाही है। और सबसे ज्यादा तबाही जो है वो रसुआ जिले में है। रसुआ जिला जो है वो तिब्बत, चीन और नेपाल बॉर्डर के पास का जिला है। सबसे ज्यादा तबाही वहां पर मची। और उसके बाद में त्रिशूली, वहां पर भी तबाही है, वहां हम जाएंगे अभी। और यहां से 3-4 घंटे का जो है रास्ता है, 60-70 किलोमीटर की दूरी है वैसे तो, लेकिन पहाड़ों में से घूम करके जो है वो गाड़ी जाएगी तो वक्त तो काफी ज्यादा लग जाता है। और वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहां तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन त्रिशूली में काफी नुकसान हुआ है और वहां पर अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रसुआ में 17 लोगों की मौत का जो है वो कल शाम तक का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहा हूं। एक नुआकोट, एक जिला है नुआकोट और ये त्रिशूली ये पास में ही है, वहां पर 28 लोगों की मौत हुई है। चितवन है, गोरखा है, यहां पर चितवन में 137 लोगों की मौत हुई है, गोरखा में 32 लोगों की मौत हुई है, तिनू में 28 लोगों की मौत हुई है और पूर्वी नवलपरासी वहां पर 87 लोगों की मौत हुई है, पश्चिमी नवलपरासी वहां पर 27 लोगों की मौत हुई है। तो ये फिलहाल जो है वो अलग अलग जगह से, कल तक जो है ये आंकड़ा 400 था, अभी आंकड़ा बढ़ करके 500 हो गया है। और अभी भी जो एजेंसीज है शायद वो पैनिक ना हो लोगों के अंदर, शायद इसलिए हो सकता है कि, और वेरीफाई करना भी बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि कहीं पर कोई दबा हुआ है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे मलबा अगर आ जाएगा, हम अगर यहां दब जाए तो निकालने में ही जो है बहुत वक्त लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आदमी यहां पर थे, गाड़ी यहां पर थी, मकान यहां पर था, क्योंकि पूरा पहाड़ ऊपर से टूट करके नीचे आएगा। तो फिर उसके बाद में जो एजेंसियां हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिलहाल जो है वो स्थिति कुछ ऐसी है कि लगातार लेवल 4 का जो अलर्ट है वो लगातार यहां पर है। राहत और बचाव का काम जो है वो लगातार चल रहा है। अभी 478 का कई जगह पर आंकड़ा है और कई जगह पर जो है वो 517 का भी आंकड़ा है। अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग जो जानकारी इस वक्त में सामने आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ये दावा नहीं करूंगा कि हम सब जगह पर जाएंगे, सब जगह पर कवर करेंगे, क्योंकि यहां पर सब जगह पर जाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहां जहां पर तबाही आई है वहां पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सरकार या सेना यहां पर, और खास तौर पर फिर उसके बाद में भारत की तरफ से भी मदद भेजी गई है, चाइना की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है। और नेपाल को इस वक्त में जो है वो मदद की जरूरत है भी, लोग मदद कर भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों तक कितनी मदद पहुंच रही है और किस तरीके से अब उनके कैसे हालात है, ये सब कुछ वहां पर देखने की, समझने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल हालात है यहाँ पर जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ से रिपोर्टिंग करके हम लोग सुबह 4 बजे जो है वो दिल्ली से हम लोग निकले थे फ्लाइट से, फिर यहाँ पर पहुंचे काठमांडू, और फिर काठमांडू से अब आगे की तरफ जो है हम लोग जाएंगे और कहाँ तक जा पाते हैं और किस तरीके से जो है वो आप तक कवरेज वो पहुंचती है, क्योंकि पता नहीं हम कितने बजे पहुंचेंगे, फिर वो कवरेज कितने बजे आप तक पहुंचे, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पर। और इसीलिए बस आपसे यही गुजारिश है कि जो भी खबर आप तक पहुंचे उसको कम से कम देखिए भी, शेयर भी कीजिए, और बड़ी मेहनत से हम लोग यहाँ से कवरेज जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।